हितों में किया एयर स्ट्राइक का पलटवार, इस्लामाबाद का एयर स्पेस बंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खुली टकराव की ओर बढ़ता जा रहा है। गुरुवार देर रात पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तालिबान ने इस हमले के जवाब देने की चेतावनी दी थी और कुछ ही घंटों बाद अपना जवाबी हमला भी कर दिया। अफगानिस्तान की तालिबान आर्मी ने कथित तौर पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक किया। अफगान सेना के शुक्रवार के ड्रोन हमले के बाद इस्लामाबाद हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। इस्लामाबाद स्थित हवाई अड्डे पर ड्रोन अटैक के बाद कई घंटे के लिए उड़ान सेवाएं ठप हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले में किले के अंदर मौजूद सैन्य आवास, हथियार और गोला बारूद के भंडार को निशाना बनाया गया। इसके अलावा युद्ध कमांडेंट सेंटर और किले के कमांडर का दफ्तर भी हमले की जद में आ गया। बताया जा रहा है कि किले से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित इस कमांड सेंटर को भी सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। और इसके साथ ही सुरक्षा सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि पेशावर में पाकिस्तानी पुलिस केंद्रों पर भी ड्रोन हमले किए गए हैं। अब ये पूरी स्थितियों को समझिए, जहां अफगान के द्वारा कहा गया कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी और यहां पर जवाबी कार्रवाई कर भी दिए गए। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कर्नल एसके मलिक जी, भू राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं, और ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। कर्नल एसके मलिक साहब, जिस तरीके से तस्वीरें देखिए, माना जा रहा था कि पाकिस्तान बहुत ही मजबूती के साथ अफगानिस्तान पर भारी पड़ेगा, लेकिन अफगान जो है बार बार जवाबी कार्रवाई कर रहा। अफगान के द्वारा मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास अगर देखें, अगर वो एयर स्ट्राइक करता है तो उसके पास ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा यहाँ पर उसके पास शक्ति है इसमें। जी सीमा जी नमस्कार, और आशीष सर को भी नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान की जो इस टाइम की एयर स्ट्राइक चल रही है, देखिए सीमा जी, इसको थोड़ा सा पीछे से मैं लिंक करना चाहूंगा, ज्यादा समझ में आएंगी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। अक्टूबर से, जब से अफगानिस्तान के वहां के रक्षा मंत्री जो अफगान तालिबान के भारत की विजिट पर थे, और भारत की विजिट के दौरान उन्होंने यहाँ पर एक छोटे छोटे पैट किए अफगानिस्तान और भारत के दोनों देशों के मध्य में। ठीक उसी वक्त पर पाकिस्तान ने काबुल, उसके आसपास के इलाकों में, सिविलियन इलाकों में बमबारी की। उसके बाद से एक और वहां के मंत्री आए, तकरीबन 2 महीने के बाद भारत के अंदर थे, और दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन चल रही थी, और वहां के लोगों की बेहतरी के लिए छोटे छोटे मुआहदे किए जा रहे थे। दोबारा से पाकिस्तान ने फिर बमबारी की। क्या कारण है? कारण यह है कि पाकिस्तान को भारत की और अफगानिस्तान की नजदीकियां कतई नहीं सुहा रही है। जिस तालिबान 1 के शासन के दौरान, यानी 2001-2-3 के दौरान, उन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान को भारत के खिलाफ एज ए टूल इस्तेमाल किया, वो तालिबान आज उनकी बात नहीं मान रहा, तो ये बात उनको बिल्कुल पच रही नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत की प्रेजेंस अफगानिस्तान में, भारत की मानवाधिकार के तौर पर हमारा वहां पे काम, पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान उनसे दूर होता जा रहा है और उनका प्रॉक्सी बनने से एक तरह से इंकार कर रहा है। ये बात उनको नहीं पचती है। बहाना बनाया जाता है ड्यूरेंट लाइन का। ये बात सही है कि अफगानिस्तान कभी ड्यूरेंट लाइन को मान्यता नहीं देता, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन का अगर इतिहास में जाए लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये भी अपने आप में एक मोनोपोलिस्टिक डिवीजन था उस 80s के 90th सेंचुरी में जी। और वहां के जो लोग हैं, देखिए, वो कबायली लोग ज्यादा है, ट्राइबल्स लोग हैं, और इस जो सो कॉल्ड ड्यूरल लाइन के दोनों तरफ ये लोग बसते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बसते हैं। अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई रेगुलर एयरफोर्स नहीं है जिससे कि पाकिस्तान के खिलाफ डिटरेंट हो। अभी पाकिस्तान के पास एक रेगुलर आर्मी के साथ साथ रेगुलर नेवी और रेगुलर एयरफोर्स है, और एक वो जो एयरफोर्स है वो वहां पर अटैक करती है। वहां पर कौन से ऐसे मिलिट्री एयरबेस बचे हुए हैं? देखिए, वहां के तालिबान और टीटीपी के जो लोग अगर हैं भी उसके ड्यूरल लाइन के आसपास, आपको ये वहां की थोड़ा टोपोलॉजी, जो टोपोग्राफी है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उस लाइन के जो सो कॉल्ड इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन के वहां पे जो कबायली लोग हैं, उनके रिश्तेदार
आज पाकिस्तानी टेरिटरी में भी है, अफगानिस्तान की टेरिटरी में भी है। ये लोग आ जाते हैं। लेकिन टीटीपी का कहना ये है, जब से 2001 में जो टीटीपी में अपना रुख बदला था कि पाकिस्तान के अंदर हम इस्लामी शासन ला के आएंगे जो शरिया के कानून से चलेगा। अब शरिया के कानून, अब ये चीज ऐसी है जो पाकिस्तान फंस चुका है कि वो शरिया की बात माने तो वेस्ट का बुरा, और शरिया की बात ना माने तो टीटीपी वहां की मुल्ला जो कम्युनिटी है उनका बुरा। अब झगड़ा इस बात को लेकर है कि असली चक्कर यह है कि जो बागराम का एयरबेस है उसको अमेरिका लेना चाहता था, और ये सिद्ध भी हो चुका है कि आज के जो ईरान इजराइल यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके खिलाफ वो उसको बेस के रूप में जरूर इस्तेमाल करता, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो गले की फांस फंसी हुई है, और जो पाकिस्तान को इतना सारा पैसा दिया गया है वो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका का, डर्टी जॉब्स कराने का इन्वेस्टमेंट है, तो वो कराएगा। तो ये सबको अगर ये सारे ताने बाने को मिला के डॉट्स को आप कनेक्ट करें, कहानी ये है कि तालिब बहाने कुछ भी बनाया जाए, उधर से बीएलए उनको नाक में दम किए हुए, कहानी कुछ भी बनाई जाए, अफगानिस्तान का जो भारत के प्रति रुख है वो पाकिस्तान को नहीं पच रहा है। नहीं भारा, और यही मुख्य वजह मानी जा रही है। कैप्टन आशीष, आपको क्या लगता है इस पूरे स्थितियों को, इस पूरे जंग के पीछे की क्या खास वजह है? जैसा कि सर बताते नजर आ रहे हैं कि मात्र एक वजह भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी। हाँ सीमा, कर्नल चौधरी ने बिल्कुल पॉइंटेड मुद्दा फ्लैग किया है। ये नजदीकी पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है, और इसके पीछे थोड़ा सा और आप बोल्डली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा मतलब भारत का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, हमारा इंटरेस्ट है ईरान में। ये जो सीपीईसी और बेल्ट एंड रोड्स प्रोजेक्ट जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं, हमें इनसे नाराजगी है, क्योंकि ना सिर्फ ये सीपीईसी के कुछ हिस्से आपके पीओके से, जो कि हमारा हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का है, उसमें से ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है। मतलब चाइना ग्लोब में ये बताना चाह रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो पीओके को, जो कि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया के हिसाब से इंडियन टेरिटरी है, उसको वो पाकिस्तान का हिस्सा मानता है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पीओके से गुजरने देना, इससे हमें नाराजगी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट चल रहा है और ये जाएगा फर्दर बलूचिस्तान फ्रांस से होते हुए एक फ्रेश वाटर पोर्ट जिसको चाइना टेक ओवर करना चाहता है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान से हमारी नजदीकियां रहें ताकि फ्यूचर में हमारे ट्रेड रूट्स, हम चाहते हैं कि हम ईरान में कुछ पोर्ट्स का डेवलपमेंट करें ताकि फ्यूचर में हमारे ट्रेड रूट्स फ्रॉम ईरान, फ्रॉम अफगानिस्तान टू फर्दर आप ये खुले रहें। इसके लिए हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे उनसे संबंध संधियां होती हैं। पाकिस्तान को ये पसंद। जी आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए चारों तरफ जंग की तस्वीरें नजर आ रही है। हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात की है, आप लोगों के पास आएंगे मिडिल ईस्ट की समस्याओं को लेकर के भी आएंगे, जहां जानकारी के लिए बता दें मिडिल ईस्ट की जंग ने पूरी दुनिया में हलचल मचा करके रख दिया। अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो तेहरान भी चुन चुन कर विरोधियों को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट जंग का आज 15वां दिन है। हर दिन जंग काफी ज्यादा पहले से भयावह होती जा रही है। इस जंग में अमेरिका, इजराइल का साथ देने वाले देशों पर ईरान जबरदस्त अटैक भी कर रहा है। ईरान अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा है। ईरान इजराइल पर क्लस्टर बमों से टारगेट कर रहा है। इन हमलों के बाद तेल अवीव और यरूशलेम में कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। इजराइल और अमेरिका ने भी तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका का B-2 बॉम्बर नए मिशन पर निकल भी चुका है। अब इस पर भी रिएक्शन ले लेते हैं आप लोगों का। कर्नल मलिक, क्या कहेंगे आप इस पूरी स्थितियों को लेकर के? मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग की तस्वीरें नजर आ रही है, देखने को मिल रहा है कि ईरान कहीं से पीछे नहीं हट रहा। ईरान अपनी बर्बादी को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। अस्तित्व की लड़ाई वहां के सुप्रीम लीडर के द्वारा इसे कह दी जा रही है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। सहयोगी देशों पर भी हमला कर रहे हैं। सीमा जी, इस बात को मैं थोड़ा सा इस तरह से रखना चाहूंगा। देखिए, अमेरिका इजराइल दोनों एक साथ जो आए हैं वो कुछ सोच समझ कर आए हैं। ये जंग की तैयारी कोई 1, 2 या 3 महीने की नहीं है, और ये भी नहीं कहता जब जून में पिछली बार 12 दिन का युद्ध चला था, मैं ये तब की भी नहीं है। ये पिछले दशकों से इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन क्या होता है, ऑपरेशन के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिचुएशन जब आपके फेवर में आती है, वो टाइमिंग आपको सूट करता है, तब आप आगे ऑफेंसिव में या किसी भी देश के खिलाफ एक्शन लेते हो, तब जाते हो। लेकिन इसमें मैं आपको 2 चीजें, एक सबसेट के अंदर 2 सबसेट है। पहला सबसेट इजराइल है, जो कि अपने आप को अस्तित्व के लिए लड़ाई कहता है कि मेरी अपनी अस्तित्व की लड़ाई है, और कुछ हद तक उसकी बात सही भी है, क्योंकि उसकी नाक में उसके अस्तित्व में जब से 48 में आया दम किया हुआ है नासुर ने, ये H3 ने, यानी हमास, हूती एंड हिजबुल्लाह।
और ये किसके पनपाए हुए लोग हैं? तो देखो, आम भाषा में इनको कहते हैं सुपारी, और ये सुपारी लोग हैं जो क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, वहां के राष्ट्र के संसाधनों के ऊपर खूब अय्याशी करते हैं और एक एजेंडे को अंजाम देते हैं। इनके लिए ना बच्चा मैटर करता, ना ये मैटर करता है कि न्यूबॉर्न बेबी को आप माइक्रोवेव में लगा के उसको तल भून रहे हो, इनके लिए कोई मैटर नहीं करता, महिलाएं मैटर नहीं करती, इनके लिए वही इंसान, एक जहनियत है ये एक जहनियत पनपाई गई है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ ईरान को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि उनको वर्ल्ड ओपिनियन इतना खिलाफ ना करे। अब मैं दूसरे सबसेट पर टच करता हूँ। दूसरा सबसेट है अमेरिका। अमेरिका का इंटरेस्ट ये नहीं है, अमेरिका इंटरेस्ट है इस एरिया में एनर्जी पर अपनी मोनोपोली करना। और रिसेंटली कुछ देशों ने अब बकौल अमेरिका की ये कैसे हिमाकत कर दी, आप अपनी लोकल करेंसी या म्यूचुअल करेंसी में ट्रेड करने की सोच सकते हो। हम ऑलमोस्ट 1 ईयर लड़े हैं टैरिफ वार में, तो अमेरिका को ये चाहता है कि वहां के मोनोपोली हो और वहां का जो ट्रेड हो वो डॉलर के अंदर हो, उसका है ये दूसरा हिस्सा। तो दोनों को मिलाकर कंबाइंड आ रहा है, इसलिए युद्ध चलता रहेगा। युद्ध चलता रहेगा। यहाँ पर आपको क्या लगता है सर, यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है और जैसा कि कर्नल मलिक कहते भी नजर आ रहे हैं कि ये युद्ध चलता ही रहेगा क्योंकि ये लड़ाई किसी और वजह से है, तो यहाँ पर मकसद कुछ और है लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सीमा, अगले 2-3 दिनों में इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स बढ़ेंगे। अच्छा, अमेरिका, ये न्यूज है कि अमेरिका ने अपने मरीन फोर्सेस को मूव किया है जापान से। 3500 या 2500 मरीन फोर्सेस सी रूट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ मूव करी हैं। इसका मतलब कि हॉर्मुज पे हम ज्यादा कब्जा देखेंगे अमेरिका का। और ये जो एक इन्होंने हॉर्मुज के ही एक आइलैंड पे अटैक किया है जी, कर्ग आइलैंड पे कल रात को जिस तरह की बमबारी की है, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को टेक डाउन किया, लेकिन वो पूरे का पूरा आइलैंड तेल से लदा हुआ है। 90 मिलियन बैरल्स तेल स्टॉक कर सकता है। ये इनका मेन रूट है ईरान तेल को दुनिया में ले जाने का, तो वहां पे स्टोरेज। तो अमेरिका नेचुरली हॉर्मुज और ये कर्ग आइलैंड को कैप्चर करेगा। सर बीच में रोकना चाहूंगी, इसकी जो हम बात कर रहे थे, इस आइलैंड पे हमले की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है क्या अमेरिका को ये हमला पहले कर देना चाहिए था इसी आइलैंड पर, इसी से ईरान टूट जाता? नहीं, मेरे ख्याल से उनका जो इनिशियल कैलकुलेशन था कि अपराइजिंग इनसाइड ईरान जल्दी हो जाएगी, रेजीम चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम उनसे आगे बात कर लेंगे। तो लेकिन जब वो रेजीम चेंज नहीं हुआ तो इनका प्लान बी, प्लान सी जो पहले से इन प्लेस रहा होगा कि तब हम इनके सप्लाई लाइंस को चोक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और ये इजियर होगा क्योंकि आइलैंड को कैप्चर करना, कर्ग आइलैंड को कैप्चर करना अमेरिका के लिए 2 फायदे लाएगा। एक मैसेज जाएगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड किए और एक आइलैंड कैप्चर कर लिया, सप्लाई लाइन को कैप्चर कर लिया, और दूसरा उनको तेल का कंट्रोल जैसा वेनेजुएला पे मिला है वैसा ईरान पे भी मिलने के चांसेस हैं। सीमा, चलिए सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर बमबारी की बात करते ट्रंप नजर आ रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड की सबसे ताकतवर बमबारी, मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे ताकतवर बमबारी की बात यहां पर ट्रंप के द्वारा की जा रही है। ईरान के क्राउन ज्वेल कार्ग आइलैंड पर में ये बमबारी, हर मिलिट्री टारगेट को पूरी तरह से खत्म किया गया है। ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ये बात ट्रंप के द्वारा कही गई है। ना ही ईरान के पास दुनिया को धमकी देने की ताकत होगी। ईरान के मिलिट्री और टेररिस्ट अपने हथियार डाल दे, ईरान अपने बचे हुए हिस्सों को बचा ले जो ज्यादा नहीं है, हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्री और सेफ रास्ते में दखल ना दे ईरान। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम कैप्टन आशीष बार बार जिक्र कर रहे थे, अभी हम इसी की बात भी कर रहे थे, और ट्रंप सीधे कहते नजर आ रहे हैं, ना तो ईरान दुनिया को धमकी देने के लायक रहेगा, ना ही ईरान के पास अपने आप को बचाने की कोई शक्ति रहेगी। कैप्टन आशीष। हाँ, तो ये जो सबसे हैवी बमबारी की बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली कर्ग की बात कर रहे हैं। कर्ग आइलैंड पे इन्होंने जिस तरह से इनके कर्ग आइलैंड वाज हेवीली मिलिटराइज्ड क्योंकि ईरान को पता था कि वो सेंसिटिव पॉइंट है, नर्व सेंटर बोल सकते हैं आप ईरान की इकोनॉमी का, ईरान के तेल पे कंट्रोल का। तो अब आप बहुत जल्दी हम एक चीज भूल जाते, इजराइल और यूएस ने दोनों ने रीडिफाइनिंग ऑफ बॉर्डर्स की बात करी थी इस पूरे लड़ाई के दौरान कि हम बॉर्डर्स को रीडिफाइन करेंगे। मतलब ईरान के कुछ इलाकों में ये बॉर्डर तो रीडिफाइन नहीं करते दिख रहे, लेकिन हो सकता है कि ईरान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो इमीडिएट नॉर्थ ऑफ ईरान
मतलब नॉर्दर्न बॉर्डर है ईरान से लगा हुआ, इन जगहों पे कुछ देशों की सेनाएं टेम्पररली पूरा गवर्नेंस रखेंगी, पूरा कंट्रोल रखेंगी, जो इस बॉम्बार्डमेंट का अगला स्टेप लॉजिकल मिलिट्री स्टेप होना चाहिए सीमा। अच्छा कैप्टन मलिक, आपको क्या लगता है ये जो खार्ग आइलैंड पर हमला अमेरिका के द्वारा किया गया है, अब इस हमले से ईरान को कितना ज्यादा नुकसान और पहुंचेगा, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे हमले को लेकर? सीमा जी देखिए, अमेरिका अभी 2 हफ्ते से ज्यादा आ चुके हैं। अमेरिका इजराइल का जो कॉम्बिनेशन है वहां की इंटरनल जो फैब्रिक है उसको तोड़ने में अभी तक नाकाम रहा है। ये सर का बिल्कुल सही है, मैं भी इससे सहमत हूं कि वो चाह रहे थे कि जैसे खमेनाई यानी टॉप लेयर को वो एलिमिनेट करेंगे तो वहां पे वहां की जो इंटरनल व्यवस्था है उनके फेवर में आ जाएगी। हुआ नहीं ऐसा। ये जो कार्ग आइलैंड है और ये पूरा हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है, ये ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। ये सबको पता था, ये इसमें कुछ छिपी बात नहीं है, पहले भी पता था कि अल्टीमेटली ईरान के पास वो मिलिट्री ताकत नहीं है कि वो इन दोनों टेक्नो हैवी जायंट्स को दोनों को फेस कर सके। कार्ग जो ये द्वीप है ये ऐसा है जो वहां का एक तरह से देखा जाए एनर्जी नर्व सेंटर, जैसे सर ने कहा बिल्कुल ठीक है। ये इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर अपार वहां पे उनकी जो एनर्जी की स्टोरेज है और वहां पे रिफाइनरी है, वहां पे बेसिकली सोर्स ऑफ ऑयल है। तो ये पूरा यहाँ जो इससे नीचे 400 किलोमीटर आ जाओ तो पूरा जो हॉर्मुज का बोटलनेक पड़ता है उसके अंदर भी 3-4 किलोमीटर के इलाका है जिसमें बार बार धमकी देता कि मैं माइन लगा दूंगा, अंडर सी माइन दे दूंगा। तो ये एक्चुअली ये वो बोटलनेक है जिसके थ्रू पूरा का पूरा सप्लाई चेन मेंटेन होती है। और यही करते हुए, यही सोचते हुए प्रेशर के लिए उसने सारे के सारे अरब कंट्री पे अटैक किया और अटैक बहाना ये बनाया कि मैं तो सिर्फ अमेरिका पे, लेकिन इंटर्न उसने इन सबको अपना दुश्मन बना लिया। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था कि वो बाकी देशों पर ऐसे हमले क्यों कर रहा है ईरान, जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप लोग के पास वापस आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां हॉर्मुज से एक और जहाज भारत के लिए रवाना। शिवालिक के बाद नंदा देवी जहाज रवाना, एलपीजी लेकर भारत आ रहा नंदा देवी जहाज। नंदा देवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किया है पार। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नंदा देवी के द्वारा किया गया है। कर्नल मलिक, जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध में व्यस्त नजर आ रही है, अपने आप को बचा रही है, कोई अपने अस्तित्व को बचाते नजर आ रहे हैं तो कोई दूसरों के अस्तित्व को छीनने में लगे हुए हैं, उसको खत्म करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं भारत काफी ज्यादा सेफ प्ले करता नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? सीमा जी देखिए, भारत का जो एक तरह से देखा जाए जो एटीट्यूड, जो अप्रोच रही है पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ये बहुत ही बैलेंस और एक उम्दा क्वालिटी की स्टेट पॉलिसी मैं कहूंगा। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो पे देखिए, हमारे हर कंट्री से अभी बहुत दिनों की बात थोड़ी है, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया पूरे 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जिससे कि इमीडिएटली उसके 2-4 दिन के बाद ही अमेरिका के साथ भी कंक्लूड हुआ। देखिए, किसी देश को अगर मजबूत बनाना है तो हमें अपनी इकोनॉमी को सेफगार्ड करना पड़ेगा, और इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए ये नहीं है कि हम किसी के फेवर में जाए। हमारा गवर्नमेंट को जो एक पॉलिसी है कि ऑल अलाइंड। देखिए, नॉन अलाइंड तब होता है कि जब आप किसी का बुरा नहीं बनना चाहते हो और आप सबसे सेफ खेलना चाहते हो। ऑल अलाइंड का मतलब है कि हम अपने देश की भलाई को देखते हुए, नागरिकों की भलाई को देखते लिए हम हर उस देश के साथ बातचीत, डायलॉग एंगेज करना चाहेंगे जिससे हमारे नागरिकों, हमारे देश की प्रगति में मदद मिले। और यही कारण है कि अमेरिका भी हमारे जहाज नहीं रोक सकता, इसलिए नहीं रोक सकता कि एलपीजी है, डे टू डे की रिक्वायरमेंट है हमारे नागरिकों की। और ईरान इसलिए नहीं रोक सकता कि ईरान को हमारी एज ए फ्रेंड जरूरत है। हालांकि सर माफी चाहूंगी, बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही, आएंगे आपके पास इस वक्त। ये बड़ी खबर, अमेरिका ने मुस्तफा पर किया इनाम घोषित। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, मुस्तफा पर इनाम घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। मुस्तफा खामनेई की जानकारी देने पर इनाम है, 10 नेताओं की जानकारी देने पर भी इनाम घोषित किया गया है। कैप्टन आशीष, अमेरिका के द्वारा एक और एक्शन, सुप्रीम लीडर को लेकर के इनाम घोषित कर दिया गया है अब। और इससे पहले एक पोस्ट यहां पर शेयर किया गया था अमेरिकी फोर्स के द्वारा, ट्विटर पे ये पोस्ट किया गया था, जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो अब रहे नहीं। उससे पहले कोमा की बात सामने आ रही थी कि वो कोमा में चले गए हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि अब वो रहे ही नहीं, और श्रद्धांजलि तक कई नेताओं के द्वारा दे दी गई, और उसके बाद अब इनाम घोषित कर दिया गया है। क्या है ये पूरा जाल? सीमा, ये जो इनाम घोषित किया गया है ये ना सिर्फ मुस्तफा पे 10 के ऊपर है, उसमें लारीजानी भी शामिल हैं जो द थर्ड रिंग माने जाते थे।
तो मुस्तफा लारिजानी, इनकी वेयर अबाउट्स पिछले 5-6 दिन से सेनकॉम को, मुसाद को नहीं मिल रही है, नो मैटर कितना उनका डीप इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन हो तेहरान के अंदर। तो इनको इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी वेयर अबाउट नहीं पूछ रहे, कह रहे हैं किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, वो लिविंग है, डेड है, कोई भी हार्ड इनपुट की अमेरिका को बहुत तेजी से खोजे, क्योंकि वो ट्रंप के अपने स्टैंड को ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा कि या तो उनको हिट कर दिया गया है या उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। इस करके इन्होंने एक ह्यूज अमाउंट 100 आएंगे सर, आपके पास आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला। और एक और जानकारी इस बीच दे दें, लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। इजरायली हमलों में अब तक 773 की मौत हुई है। चलिए एक बार फिर से चर्चा पर वापस चलते हैं। कर्नल मलिक, आप ही से शुरुआत करेंगे। ये दो बड़ी अपडेट सामने आई है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, फिर आते हैं कैप्टन आशीष आपके पास। जी देखिए, हाँ, ये अपेक्षित था। जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और आगे बढ़ा, और तो ये अपेक्षित था कि ईरान पूरा इजराइल का ध्यान बांटे, मतलब ध्यान का मतलब उसकी मिलिट्री पावर, उसके रिसोर्सेज को डिवाइड करने के लिए अपने इन प्रॉक्सीज को जरूर एक्टिवेट करेगा। और उसने किया भी वही। हिजबुल्लाह लेबनान से उन पर अटैक किया है और उसके ऊपर जो रॉकेट दागे गए हैं, जाहिर सी बात है रिएक्शन आएगा ही आएगा। इजराइल तो नोन है, इन्होंने गाजा में देखा जाए जब से इन्होंने ये मिस एडवेंचर किया, हमास ने उसको तकरीबन नेस्तनाबूद किया। अभी क्या है कि लेबनान गाजा पट्टी से ऊपर जाइए लेबनान के अंदर, वहां लेबनान, एक्चुअली लेबनान की गवर्नमेंट खुद इनसे त्रस्त है, लेकिन चूंकि ये वहां पॉलिटिकल सिस्टम में भी है, इनकी मिलिट्री विंग भी है, तो देखा जाए लेबनान के कंट्रोल में भी नहीं है। तो लेबनान से ये पूरा इजराइल पर जो अटैक कर रहे हैं, तो वहां पर इजराइल का बहुत ही फियर्स, एक तरह से देखा जाए उनका रेस्पॉन्स आ ही रहा है। और यही देखते हुए इन्होंने ये किया है ईरान ने कि भाई जो खासकर इजराइल का, उसके जो रिसोर्सेज है, मिलिट्री पावर है, मिलिट्री माइट का, उसको थोड़ा सा डिवाइड किया जाए। तो यही कारण है कि उधर हूती और इधर हिजबुल्लाह, इन दोनों को एक्टिवेट किया जा रहा है। जी आएंगे सर, आपके पास वक्त की बहुत कमी नजर आ रही है इस वक्त, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कैप्टन आशीष, तो बगदाद का हमला बहुत चैलेंजिंग है अमेरिका के लिए। उनके जो 3 F-15 ईगल्स मारे गए थे, और परसों एक 135 KF रिफ्यूलर मारा गया था। उसके बाद ये 5वां मेजर लॉस है, क्योंकि बगदाद का जो काउंसिलेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो गल्फ का बिगेस्ट कंपाउंड है, और उसमें एयर डिफेंस बैटरीज लगी हुई हैं। उसके बावजूद एक ड्रोन वहां की मेन बिल्डिंग को मारता है, और उसके ठीक पहले अमेरिका ने वहां से अपने एम्बेसडर को विड्रॉ कर लिया था। वहां पे सिर्फ उनके चार्ज डी अफेयर्स और कुछ लोअर लेवल फंक्शनरीज थे, लेकिन उनकी एयर डिफेंस फेल करी है इराक में। ये इराक के अंदर से ही हमला हुआ था, जबकि CIA ने इराक के बगदाद के आउटस्कर्ट्स में कुछ हिजबुल्लाह के लोगों को उसके ठीक कुछ घंटों पहले एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। उसके रिस्पांस ने हिजबुल्लाह ने शायद बगदाद में इस US काउंसिलेट पे हमला किया था। जी सी, चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।